एक मेरी अपेक्षा थी कि मोदी सरकार जो है, या सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए तो बहुत आसान होता, एक कमेटी का आप गठन करिए और आप बोलिए कि 90 में जो भी हुआ, चाहे वो एथनिक क्लेंजिंग था, जेनोसाइड था, एक्सोडस था, और ये जो कट्टरपंथी और अलगाववादी जगमोहन की थ्योरी लाते हैं, ये एक बार में आप तय करिए ना। आप एक नोटिस करिए कि ये 4 लोग हैं कमेटी में, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, कोई गवर्नर एटसेट्रा, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि 90 में हुआ क्या, उसको आप टर्म दीजिए। और जितने भी विक्टिम्स हैं आप अपील करिए कि जो बातचीत करने के लिए आए वो सामने आए। इससे क्या होगा कि इतिहास में ये बताया जाएगा कि 90 में हुआ क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल आप सारे केसेस खोलें, लेकिन एक कमेटी का गठन बहुत जरूर होना चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी बार बार जो पिटिशंस कश्मीरी पंडित दायर करते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि नहीं, बहुत साल बीत गए हैं, अब इसमें जाने की जरूरत क्या है। अरे मैं कहता हूं कि हमारे जो सिख भाई हैं उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई 84 में, उसके केसेस अगर आज भी चल सकते हैं 40 साल के बाद, उन केसेस में अगर आज भी न्याय जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के खिलाफ हो सकता है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं हो सकता। और हम तो इंडिविजुअल केसेस भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कमेटी का गठन कीजिए। तो यही त्रासदी बार बार हो रही है। एक आखिरी बात मैं आपको कहूंगा कि जैसे इनिशियली हमने देखा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और बीजेपी भी अब जो है कश्मीरी पंडितों का कहती है कि नहीं, हम सांत्वना रखते हैं लेकिन कमेटी का गठन नहीं करती। तो चक्कर क्या है, कांग्रेस ही को लगता है कि कश्मीरी पंडित बीजेपी को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, और बीजेपी को लगता है कि इतिहास में हमेशा कश्मीरी पंडितों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। ये त्रासदी है। ओके, मैं कश्मीर को लेकर पढ़ रहा था, आपने जिक्र किया पुराने आंदोलनों का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पंजाब तक नहीं रोका गया, कश्मीर जाने दिया गया। उनकी मौत की थ्योरी आज भी एक थ्योरी है। उनकी माता जी ने उस दौर में भी सवाल उठाए थे। अभी मैंने रिसेंटली की स्टोरी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं आर्टिकल 370 को पहले हटने की, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दौर में रह जाते तो शायद वो बहुत पहले हट जाता। फिर उनकी रहस्यमय मौत हो जाती है। वो मौत जिसको लेकर उनकी मां ने सवाल उठाए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और बहुत सारे थ्योरीज थी, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जांच की है, सब सही है, लेकिन वो फाइल आगे नहीं दी गई। वही विचारधारा के लोग आज सरकार में। क्या ऐसा कश्मीर में है कि डिस्पाइट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचा ना हो, कश्मीरी पंडितों को लेकर हो, ये सब वो लोग हैं जो राइट विंग के आसपास के हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उनकी विचारधारा से मेल खाते लोग हैं, लेकिन इस सच को वो सामने आने से कतराते हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये तो नारा लगाते हैं बीजेपी आरएसएस हर जगह। लेकिन बहुत इतिहास में ये देखा जाएगा, और मैं बार बार इसको कहता हूं कि कश्मीर में 90 से लेकर या उससे पहले भी जो जो गतिविधियां हुई, इसमें एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए कि कौन ऐसे लोग थे जो अलगाववादियों को प्रोत्साहन देते थे, कौन ऐसे लोग थे जो हुर्रियत या जेकेएलएफ के कुछ नेता हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते थे, उनको लग्जरीज प्रोवाइड करते थे, उनके खिलाफ जो केसेस हैं कहते थे अरे टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। क्या ये आईबी के कुछ लोग थे? क्या ये इंडिया की इंटेलिजेंस के कुछ लोग थे जो बार बार वहां पर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, ये मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। और इंडिया की गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे करे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डेफेमेशन केस होगा उसके बाद, लेकिन एक हमारे पूर्व एक इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं जो पूरी तरीके से अपनी किताब में भी लिखते हैं कि हुर्रियत का गठन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। फारूक अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद यासीन मलिक को कैसे जो है इंटेलिजेंस ने लूप इन किया, और बार बार इंटेलिजेंस कहता रहा कि यासीन मलिक तो हमारे लिए काम करता है, बट यासीन मलिक डबल एजेंट था, वो पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा था और पैसे इंडिया से भी ले रहा था। ये सच्चाई है। तो इंडिया की इंटेलिजेंस को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा आपको, अभी नहीं, लेकिन 90 से लेकर करीबन जो है 10-20 साल तक क्या क्या वहाँ पर गतिविधियाँ हुई, क्या हुआ। और 90 से पहले भी एक वाकया है, एक इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर, और जो इंटेलिजेंस के सारे लोग वहाँ पर थे, बहुत लोगों का नाम जो है वहाँ पर लीक हो गया था कि ये इंटेलिजेंस के लोग पूरे भारत से वहाँ पर आए हैं, और कश्मीर के जो इंटेलिजेंस के लोग थे वहाँ पर डिप्लॉयड, चुन चुन के उनको मारा गया। कौन लोग थे जिन्होंने उनकी लोकेशन जो है रिवील की? आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं जिन्होंने किताब में लिखा है कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने नाम रिवील किए। मैंने अभी एक इंटरव्यू किया रविंद्र कौशिक के परिवार का जी। उनके परिवार ने भी मुझसे एक बात कही कि रविंद्र कौशिक की मौत इस वजह से हुई थी, या रविंद्र कौशिक को पकड़ा इसलिए गया था क्योंकि किसी एक ऑफिसर, कोई बड़े ऑफिसर थे कश्मीर के, उनके कनेक्शन पाकिस्तान से थे,
और वो लोग साथ मिलकर तस्करी करते थे, तो वो रिपोर्ट चली गई थी, जिसके बाद जो नया एजेंट गया था, जिसको फंसाकर जो पकड़ा गया था लाहौर में, उसको उस एजेंट ने रविंद्र की फोटो दिखा दी थी, देखिए, और फिर भेजा गया था और पाकिस्तान बता दिया गया कि एजेंट आने से पकड़ लो। तो वो पकड़ा गया, उससे रविंद्र का खुलासा हुआ, उसको मार दिया गया और बाद में रविंद्र को कई सालों तक तड़पाया गया। ये उनके परिवार ने जब अपनी पूरी रिसर्च और बाकी रॉ के अधिकारियों से 20 साल में तपस्या करके जो निकाला, ये उनका वर्जन है जो उन्होंने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है। देखिए, पहले तो मैं आपको कमेंट करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रविंद्र कौशिक का परिवार ऐसे यहाँ पर है और बातचीत करने को तैयार होगा। तो आपने, मुझे लगता है कि इतिहास के लिए बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट ये किया है कि परिवार क्या सोचता है और सच्चाई परिवार के वर्ड से। ये नहीं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर किताब लिख रहा है रविंद्र कौशिक पे, परिवार तो सच्चा बताएगा क्योंकि उन पर आप बीती गुजरी है। और ऐसा बहुत हुआ है कि ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, बाकी जगहों पे हो, कुछ ऐसे राजनेता या राजदूत या बाकी लोग रहे हैं जिनने नाम रिवील किए हैं। अब किस चीज़ के लिए रिवील किए हैं ये तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी ऑडिट, और देखना पड़ेगा क्या उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया।